सिराजुद्दीन नूरमुतावजी का जन्म ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। आप वर्तमान में राजकीय प्राच्य विश्वविद्यालय ताशकंद में आप एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अभी वर्तमान में कार्यरत है। आपने एमए हिंदी में किया, ताशकंद में ही पीएचडी भाषा शास्त्र में पूरी की और वर्तमान में आप डीलिट पर कार्य कर रहे हैं और उनके डीलिट का विषय है भारतीय आर्य भाषाओं के संख्यावाचक शब्दों का उद्गम एवं विकास। एमए पीएचडी डीलिट के साथ आपकी खासियत प्रकाशन के क्षेत्र में हम देखते हैं, लगभग आपकी 6 से 7 किताबें स्तरीय किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आपने वह पाठ्यक्रम की निर्मिति में अमूल्य योगदान दिया है। इससे संबंधित उनकी पुस्तकें हैं हिंदी भाषा एवं सैद्धांतिक व्याकरण, हिंदी भाषा का इतिहास एवं भारतीय आर्य भाषाओं के संख्यावाचक शब्दों का उद्गम एवं विकास जैसे स्तरीय पुस्तकों पर उन्होंने लेखन कार्य किया है। प्रकाशन कार्य के भीतर आलेख प्रकाशन में लगभग आपने विभिन्न भाषाओं में 100 से भी ज्यादा आलेखों का प्रकाशन स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में, संगोष्ठियों में वाचक के रूप में किया है। इन भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, रशियन, उज़्बेकी, उर्दू जैसी बहुभाषाओं के विज्ञाता है और इन भाषाओं में आपने स्तरीय आलेखों का लेखन किया है। इनमें हिंदी के स्तरीय आलेखों की संख्या लगभग 30 से ज्यादा है। प्रकाशन के बाद मैं एक उल्लेखनीय बात जो अनुवाद के क्षेत्र में है उससे मैं यहाँ आपके सम्मुख रख रहा हूँ। आपने भारतीय भाषा अर्थात की हिंदी भाषा में जो फिल्में हैं, लगभग 70 हिंदी फिल्मों का आपने उज़्बेकी भाषा में अनुवाद किया और केवल अनुवाद ही नहीं किया बल्कि उसमें सक्रिय योगदान दिया और उनकी अनुवाद की हुई फिल्में वहां पर अच्छी खासी चलती है। मैंने जब उनसे चर्चा की तो थिएटर में बहुत बार हाउसफुल का बोर्ड वहां पर लगा हुआ पाया है। तो अनुवाद के क्षेत्र में और एक दूसरी बात, आपने उज़्बेकी साहित्य में जो कहानियां लिखी गई उन कहानियों का एक संपादकीय पुस्तक अनुवाद करके उन्होंने बनाया है उज़्बेकी लेखकों की कहानियों के रूप में। और तीसरी बात यहाँ अधोरेखित करने जैसी बात है, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री उज़्बेकिस्तान गए थे। वहां के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इन दोनों के बीच में आपस में आशु अनुवाद करने का काम सिराजुद्दीन नूरमुतावजी ने उस समय किया। आप कई अवसरों पर इस प्रकार के कार्य करते हैं। आपके पुरस्कार एवं सम्मान में साहित्य गौरव पुरस्कार 2016 में सोनुभव बसवंत कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मुंबई की ओर से आपको प्रदान किया गया। वहीं पर 2018 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान के रूप में आपको पुरस्कृत किया गया। साथ ही आपको भारत सरकार की ओर से कई स्कॉलरशिप उन्हें प्रदान की गई और इस स्कॉलरशिप के आधार पर उन्हें भारत में आमंत्रित किया जाता है। आप एमए के लिए जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में 1 साल का उन्होंने कोर्स किया और साथ ही वर्धा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गांधी वर्धा विश्वविद्यालय में यहाँ पर आपने अनुवाद का 1 साल का कोर्स पूरा किया है। पुरस्कारों की सूची उनकी लंबी है, मैं यहाँ पर उनके परिचय को अधिक लंबा ना खींचते हुए मैं ये मंच सीधे उन्हें सौंप रहा हूँ। आदरणीय भाई डॉक्टर सिराजुद्दीन नूरमुतावजी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे मंच पर आए और अपना बीज वक्तव्य आरंभ करें। भाई सिराजुद्दीन। सर्वप्रथम नमस्ते आदरणीय यहाँ की संगोष्ठी में उपस्थित वरिष्ठ विद्वानों,
इसको जूम किया अभी अभी उनका भाषण भी सुन लिया हमने। ओके चलने दो। SSBA सोसाइटी के सचिव माननीय आदरणीय सावंत जी, यूनिवर्सिटी नांदेड़ के प्रति कुलपति प्रोफेसर जगेंद्र सिंह सेन जी, कुलपति जी प्रोफेसर शिंदे जी, सबका नाम मैं शायद नहीं ले पा रहा होगा, इसलिए माफ़ी मांगते हुए यहाँ उपस्थित सभी देश एवं विदेश से पधारे आदरणीय विद्वानों, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पैकराव, हिंदी विभाग के सभी सदस्यगण, मान्यवर डॉक्टर सुनील जदखर जी, उर्दू डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर शबानी दुरान जी, यहाँ मिस्र से पधारे हमारे माननीय प्रोफेसर यूसुफ आमिर जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ विद्वान आदरणीय प्रोफेसर हजा इकरामुद्दीन जी, आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित विद्यार्थी और विद्यार्थीगण, छात्र एवं छात्राओं, आज हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आभार इसलिए है कि मुझे भी इस शानदार संगोष्ठी में अपनी ओर से मतलब उज़्बेकिस्तान में सक्रिय रूप में कार्यरत भारतीय और हिंदी सेवियों की ओर से भाषण देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं नांदेड़ विश्वविद्यालय के कुलपति जी का और यहाँ के सभी हिंदी प्रेमियों का अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मानवीय मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं, जिन्हें मानव सामाजिक के माध्यम से सीखता है और जो व्यक्तिनिष्ठ अभिलाषाएं बन जाती है। निर्णय मानवीय मूल्यों के भी हो सकते हैं या फिर निर्णय की प्रक्रिया में इनकी अनदेखी भी की जाती है, परंतु मानव के कारण के अंतर्गत किए गए सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में इन मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में मानवीय मूल्य ही निर्णयों के आवश्यक एवं अपरिहार्य तत्व है। मानवीय मूल्य ही वो कड़ी है जो व्यक्तिगत अनुभवों और निर्णयों, उद्देश्यों तथा कार्यों को जोड़ता है। सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को समझने में भी मानवीय मूल्य इसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं। मूल्य व्यक्ति व समाज के व्यवहारों को नियंत्रित व सही मार्ग की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक और मनुष्य के मानसिक तनावों व संघर्षों को सुलझाते हुए आंतरिक संगति व संबंधितता को उत्पन्न करता है एवं दूसरी ओर आदर्श आयाम की ओर वैयक्तिक व सामाजिक जीवन की उन्नति को निर्देशित करता है। वैसे ही मेरे आज का प्रस्तुत मेरा आलेख का विषय है महात्मा गांधी जी की सूक्तियों की भाषात्मक विशेषताएं, संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग में बनी मानवीय मूल्यों से संबंधित सूक्तियों के संदर्भ में अभी महात्मा गांधी जी की सूक्तियां भी मैं अपने साथ ले आया था। इसमें जितनी भी संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग में बनी मानवीय मूल्यों से संबंधित सूक्तियां हैं, सभी का चुनकर थोड़ा बहुत विश्लेषण करने का मैंने प्रयत्न किया। अपने ये आलेख को मतलब ये विस्तारपूर्वक सुनाने से पहले निम्नलिखित सामग्रियों से भी अवगत कराना उचित समझता हूँ।
मतलब थोड़ा बहुत आपकी आज्ञा से हमारे देश उज़्बेकिस्तान में ये हिंदी का प्रचार प्रसार से कुछ संबंधित जानकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे कि भाषाविदों को अच्छी तरह मालूम है कि आमतौर पर भाषा शिक्षण की भाषा के बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की शिक्षा देने की पद्धति पर आधारित है। इसका अनुसरण करते हुए हमारे संस्थान में गत वर्षों के दौरान 3 मुख्य परंपराओं का शुभ आरंभ और रचनात्मक विकास हुआ था, जो क्रमशः 3 शिक्षात्मक आयामों या दिशाओं में परिवर्तित हो गई थी, अर्थात हिंदी भाषा व साहित्य के अध्यापकों, अनुवादकों और शोधकर्ता विद्वानों की तैयारी का काम। आजकल इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिसका श्री गणेश भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के लक्ष्य में किया गया था, कुल मिलाकर 2000 से अधिक विशेषज्ञों की तैयारी की गई है, जो वर्तमान काल न केवल हमारे देश बल्कि विदेशों में भी सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। इनकी संख्या में रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, क्यूबा, वियतनाम, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, मंगोलिया जैसे छोटे और बड़े देश भी हैं। गत अवधि के दौरान हमारे यहाँ नवीन भारतीय भाषाओं तथा साहित्य पर विशेषज्ञों की तैयारी के उद्देश्य से बहुत सी पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश और दूसरी पाठ्य सामग्रियां संकलित की गई थी, जिनका उपयोग माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं में हो रहा है और विभाग के सारे सदस्यगण हमारे पूर्वजों और स्वर्गवास गुरुजनों के सृजनात्मक धरोहर को सीखने और दैनिक कार्यों में लाने का अपना सृजनात्मक कर्तव्य समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारे विभाग ने 75 सालों के दौरान 2000 से अधिक विशेषज्ञों को तैयार किया है, जो वर्तमान काल में बे अबुरैहान बेरूनी नामक हमारे देश में स्थित विज्ञान अकादमी के प्राच्य विद्या संस्थान में, विभिन्न प्रकाशन गृहों में, उज़्बेकिस्तान के रेडियो और टेलीविजन कंपनी में, विदेश मंत्रालय जैसे अनेक सरकारी कार्यालयों में, विशेष तौर पर पाठशालाओं और रायसीमों में सक्रिय रूप में कार्यरत है। गत अवधि के दौरान यहाँ नवीन भारतीय भाषाओं तथा साहित्य पर विशेषज्ञों की तैयारी के उद्देश्य से बहुत सी पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश और दूसरी पाठ्य सामग्रियां संकलित की गई थीं, जिनका उपयोग माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों में हो रहा है और विभाग के सारे सदस्यगण हमारे पूर्वजों को ये धरोहर को सीखने और उसका प्रयोग करने में अपने लिए ये फर्ज समझते हैं। हम इसी सिलसिले में आपको हमारे प्रयत्नों के कुछ परिणामों से परिचित कराना चाहते हैं। स्वाधीन उज़्बेकिस्तान के माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में हो रहे सुधारों के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, जिनका लक्ष्य निरंतर शिक्षा का कार्यान्वयन माना जाता है, हिंदी की अध्यापन प्रणाली को हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले चरण में आम शिक्षा प्रदान करने वाली पाठशालाएं, जहां दूसरी कक्षा से 9वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। दूसरी चरण में तो जिसमें 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, अकादमिक लाइसेंस का नाम भी ले लिया है। और तीसरा चरण हमारे विभाग में दी जाने वाली BA और MA की शिक्षा के रूप में प्रस्तुत है। उज़्बेकिस्तान में हिंदी शोध कार्य की परंपराएं आधिकारिक पूर्व की अद्वितीय सभ्यता और खास तौर से भारत की प्राचीन आध्यात्मिक तथा भौतिक संस्कृति की ओर उज़्बेक लोगों के मन व मस्तिष्क में खिलने वाली सदियों पुरानी अच्छी रुचि और प्राकृतिक आकर्षण से संबंधित है, जो कुल मिलाकर इस देश में ओरिएंटल स्टडीज में परिवर्तित हो गए थे। ये सर्वविदित है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य एशिया में भारत की ओर जीता जागता दिलचस्पी की जड़ें बहुत गहरे भूतकाल से जमी थी। उसी जमाने से हमारे युग तक अपनी मौलिकता और वैज्ञानिक महत्व में अतुल्य साराजम के विद्वान अल-बेरूनी की अद्भुत कृतियां आपा पहुंची हैं, जिन्होंने भारत और उसकी आश्चर्यजनक सभ्यता के चमत्कार के आदर्श को सारे विश्व को खोलकर दिखाया। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये रचनाएं, जो 10वीं और 11वीं शताब्दियों के संगम में दृष्टि की गई थी,
अपने आशय में भारतीय भाषाओं के इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ को अहमियत रखने वाले काल का दियोटखेन, जिसमें माध्य आर्य भारतीय भाषा काल से नवीन भारतीय भाषा काल की ओर संक्रमण प्रतिबंध थे। दूसरे उदाहरण के रूप में 14वीं सदी की भारतीय महाकवि अमीर खुसरो देहलवी के ललित साहित्य की कलापूर्ण चरित्रों और कथा वस्तुओं का गहरा प्रभाव उज़्बेक साहित्य के जन्मदाता अजीमुल शायर अलीशेर नवाई की विशाल महाकृति हमसा में पाया जाता है। भारत और भारतीय भाषाओं से सीधा संबंध रखने वाले अमूल्य जानकारियाँ आगे चलकर दूसरे उज़्बेक कवि और चिंतक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की विख्यात रचना तुज़ुकी बाबरी या उज़्बेक में जिसका शीर्षक बाबरनामा में निहित है, उस समय से हमारे देशों के संपर्क निरंतर बढ़ते जाने लगे थे और इस प्रक्रिया में अनेक उज़्बेक कवि और लेखकों ने योगदान किया था, जिनमें 19वीं और 20वीं सदी में रहने वाले जाकिरजान फुरकात, इसाखान इफरात और हमजा नियाजी कीर्ति प्राप्त विशेष स्थान रखते हैं। उपरोक्त तथ्य आजकल के उज़्बेक भाषा शास्त्र के विकास के लिए और खासकर इंडोलॉजी के हेतु बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। निस्संदेह है कि भूतकाल में भारतीय भाषाओं और उनमें हिंदी भाषा के क्षेत्र प्रज्वल उपलब्धियां उज़्बेक विद्वानों और चिंतकों को मिली थी। हमारे समाज में सबसे पहले मुख्य सिद्धांत के रूप में उज़्बेक और हिंदी भाषाओं के सांस्कृतिक भाषागत तथा टाइपोलॉजिकल समानता का सिद्धांत परमोचित माना जा सकता है, जो हमारे सदियों पुराने प्राचीन और दीर्घकालीन ऐतिहासिक आपसी संबंधों का परिणाम है। इसीलिए हमारे जनताओं के इतिहास में ज़रतुश्ती, सूफी मत, भक्ति, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की स्पष्ट रेखाएं सरगर्मित हैं, जिनके सुलझाने से दोनों जनताओं के लिए अल-बेरूनी, इब्न सीना, अमीर खुसरो, अलीशेर नवाई, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अब्दुल कादिर बेदिल, ज़ेबुन्निसा बैराम खान, अब्दुर्रहीम खान, मिर्जा गालिब और रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, जुल्फिकार, अमृता प्रीतम जैसे व्यक्तित्व कवि, लेखक, राजनीतिज्ञ और सांस्कृतिक तथा कला की हस्तियां भी जीता जागती मिसाल हो सकते हैं। जहाँ तक भाषागत दृष्टिकोण का सवाल हो, उज़्बेक और हिंदी भाषाओं में कई हजार की संख्या में पाई जाने वाले शब्दावली के अतिरिक्त जो सांस्कृतिक शब्द संपदा का एक महत्वपूर्ण भाग सिद्ध है, ध्वनि विचार, व्याकरण और वाक्य विन्यास के क्षेत्रों में भी बहुत सी समान विशेषताएं दृष्टिगोचर हैं। इसी कारण दोनों भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण के संचालन के हेतु बहुत ठोस आधार बनाया जा सकता है और इसी के भीतर एक ऐसे आधारभूत तत्वों का आविष्कार किया जा सकता है जो पाठन प्रक्रिया के लिए परम लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि समूह में जा, का, गा, हा जैसे व्यंजन हैं जो दोनों भाषाओं में अरबी और फारसी प्रभावों के फलस्वरूप प्रविष्ट हुए थे। व्याकरण में तो ऐसी बहुत सी संयुक्त क्रियाएं मिल जाती हैं जो दोनों भाषाओं में लगातार उपलब्ध हैं। फिर संज्ञा शब्दों के विपरीत रूप जो विशेष प्रत्ययों के माध्यम से उज़्बेक भाषा में बनते हैं, हिंदी में विभक्तियों या प्रसंगों के प्रयोग के अनुकूल हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार दोनों भाषाओं के वाक्य विन्यास में शब्दों का प्रमाणित क्रम निर्धारण एक पद्धति से स्थापित किया जाता है। इसी क्षेत्र में संयुक्त वाक्यों के निर्माण में भी लेकिन, बल्कि, की, ताकि, अगर, अगरची या जैसे संयोजकों की दोनों भाषाओं में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अभी मैं संगोष्ठी के विषय से संबंधित अपनी बात जारी रखूंगा। ये अंतिम हमारे लिए गर्व की बात है कि ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि और सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रोफेसर आज़ाद शमाकत 2014 में भारत सरकार की ओर से जॉर्ज ग्रियर्सन नामक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उसके बाद हमारे अनुवादक अमर फैजुल्लाह को भी यही पुरस्कार से सम्मानित मिला था। ये हमारे हिंदी प्रेमियों के लिए, भारतीयों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है।
सेंटर में है ना, आणि तो जहाँ तक मूल्य से संबंधित बातें रखनी है, ये सुस्पष्ट है कि मूल्य किसी व्यक्ति को उसके बुजुर्गों द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार और कार्य काफी हद तक उन मूल्यों पर आधारित होते हैं जो वो अपने बचपन के दौरान करता है। ये शिक्षकों और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाने के लिए अच्छे संस्कार दें। अच्छे मूल्यों वाले व्यक्ति को हमेशा दूसरे लोगों द्वारा देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय होता है और इस प्रकार उसका हर जगह स्वागत किया जाता है। अच्छे मूल्य हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों को सकारात्मक दिशा देने में मदद करते हैं। माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों का प्रसार करें। हमारे बचपन के दौरान हम जो मूल्य सीखते हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। हमारे चरित्र और समग्र व्यक्तित्व को हमारे जीवन के शुरुआती वर्षों के दौरान हम जिस तरह के मूल्यों से प्रेरित करते हैं उससे काफी हद तक निर्धारित होता है। यदि हमें अपने बचपन के दौरान इन मूल्यों को सिखाया जाता है तो इस जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति बनते हैं। इसी तरह अगर हमें इन विराट मूल्यों का महत्व नहीं सिखाया जाता है तो उन्हें बहुत अच्छी दिशा नहीं देते हैं और बड़े होते हैं। मूल्यों का व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने व्यवहार, स्वभाव और जीवन और अन्य लोगों के प्रति समग्र व्यवहार का निर्धारण करते हैं। हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं वे काफी हद तक हमारी मूल्यों के आधार पर होते हैं। जीवन में हमारे फैसले न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार, हमारे संगठन, हमारे समाज के साथ साथ हमारे राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। कुछ मूल्यों में ईमानदारी, समर्पण, प्रतिबद्धता, आशावत, शिष्टाचार, धैर्य, करुणा, क्षमा, सहयोग, एकता, आत्मनियंत्रण, सम्मान, प्रेम और देखभाल शामिल हैं। ये सभी मूल्य एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। अच्छे मूल्य व्यक्ति को विनम्र और भरोसेमंद बनाते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यक्तिगत संबंध। अच्छे मूल्यों वाले व्यक्ति पर सभी की नजर होती है। अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच का निर्वाह करता है और प्रेम और आनंद फैलाता है। वो दूसरों की ज़रूरतों के बारे में विचार करता है। अपने जीवन में अच्छा करने के अलावा ऐसा व्यक्ति अक्सर अब भी वो कर सकता है दूसरों के उत्थान और मदद करने के लिए देखा जाता है। वैसे ही मूल्य का अर्थ, इसमें कोई शक नहीं है कि 21वीं सदी में मूल्य आधारित शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय मूल्यों की स्थापना का समय नहीं रहा बल्कि ये समय मूल्य विघातन का समय है। ऐसे समय उम्मीद की एक किरण नजर आती है, वो है मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना। आज समाज के चारों ओर अविश्वास का, ईर्ष्या का, असम्मान, माता पिता की अवहेलना जैसे मानवीय मूल्यों के पतन का माहौल बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के सकारात्मकता के स्थान पर नकारात्मकता की सोच निर्मित हो रही है। ऐसे विकृत व बिगड़ी हुए माहौल को सुधारने व संवारने के लिए शिक्षा का साथ ही कारगर साधन है। मूल्य वे अमूर्त अवधारणाएं या मानक हैं जिनके आधार पर समाज में भावनाओं, विचारों, कार्यों, गुण, वस्तुओं, व्यक्तियों, समूहों, लक्ष्यों, साधनों आदि का मूल्यांकन वांछनीय या अवांछनीय, अधिक प्रशंसनीय या कम प्रशंसनीय, अधिक सही या कम सही आदि के रूप में किया जाता है। मूल्य प्रत्येक समाज के लिए अति संवेदनशील व महत्वपूर्ण होते हैं। समाज में सामाजिक संतुलन व व्यवहार में एकरूपता बनाए रखने में सहायक होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्य वस्तुतः एक प्रकार का मानक है जो समाज के व्यक्तियों तथा समाज के स्तर, परंपराओं, सिद्धांतों की पहचान तथा समाज के व्यक्तियों से उनके प्रति सम्मान की भावना को परिलक्षित है।
मानवीय मूल्यों के बारे में विद्वानों की ओर से इस प्रकार के विचार ये किए गए हैं, जिन विचारों को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मूल्य वो है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। मूल्य वे आदर्श, विश्वास या प्रतिमान है जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है। मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापना को चुनने का एक मानक है। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं, जिनकी आंतरिकरण सीखने का समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान मांग तथा अभिलाषाएं बन जाती है। हमारे विचार से समाज वैज्ञानिकों द्वारा मूल्य को उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ मानव विज्ञान में मूल्यों को केवल अधिमानों के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि अन्य सामाजिक विज्ञानों में मूल्यों को क्रियाशील, आवश्यकरणीय या क्रांतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु ये सब मूल्यों की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट नहीं करते। मूल्यों की उत्पत्ति एक सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे होती है। वास्तव में मनुष्य को अपने परिस्थितिगत पर्यावरण से एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अपने जीवन निर्वाह का भरण पोषण संबंधी समस्याओं का सामना करना होता है। अपने समाज का समूहों के अन्य लोगों के साथ सामाजिक का सामना करना एवं अपने व्यक्तित्व व संस्कृति के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया में भी सम्मिलित होना पड़ता है। विद्वानों द्वारा समय समय पर इस प्रकार की दी गई मूल्य की परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि मूल्य मानवीय व्यवहार का निर्धारित व निर्देशित सिद्धांत तथा मानक हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न विकल्पों में से चयनित व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने को निर्देश प्रदान करते हैं। कबीर, गुरु नानक देव, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे कई समाज सुधारकों ने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया था। कई सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर समाज को पुनर्जागृत किया भी था। उनकी उपलब्धियों से जिन मानवीय मूल्यों पर प्रकाश पड़ता है, उसकी एक सूची कुछ इस प्रकार है। नवता के प्रति आदर, प्रत्येक की गरिमा का ध्यान, मानवतावाद, तर्क और अन्वेषण के सहारे सत्य की खोज, दयालुता और करुणा, आत्मसंतोष, सामाजिक समानता। मूल्यों के विकास में पारिवारिक शिक्षा की भी भूमिका बड़ी है। समाज का आधार मानवीय संबंधों पर निर्भर करता है। मानवीय संबंधों के मूल स्रोत के रूप में परिवार रूपी संगठन का प्राथमिक स्थान है। परिवार के जो सदस्य माता पिता, दादा दादी ये समाज में अन्यंतर किन्हीं भी संबंधों में नहीं मिलते, किंतु व्यक्ति परिवार से बाहर निकलकर भी स्त्रियों से, मातृत्व, बारों से, पितृत्व, समवय के व्यक्तियों से भारतीय संबंधों को निर्मित करता है। यदि उसके पारिवारिक अनुभव सुखद, सहज, सरल एवं सामंजस्यपूर्ण होते हैं, तो कालांतर में परिवार के इतर भी वो उसी प्रकार के संबंध एवं भावनात्मक संबंधता उत्पन्न कर लेता है। अतः इन पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा में पारिवारिक शिक्षा एवं संस्कारों का अनुपम योगदान होता है। बड़े बड़े विद्वानों के अन्वेषण ग्रंथों को जब सीखने की कोशिश की हमने, और यही प्रणाम में आया है, मतलब बड़े बड़े विद्वानों ने ये भी लिखा था।
बच्चे भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हो, एक ही समान शिक्षकों से प्रभावित हो, एक सा ही अध्ययन करते हो, फिर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण जहाँ से वे आते हैं पूर्णतः भिन्न हो सकते हैं। वस्तुतः मूल्यों की शिक्षा बच्चे को घर से ही मिलनी शुरू होती है। मूल्यों के विकास में सामाजिक शिक्षा की भूमिका। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य ने अपने इस दीर्घकालिक इतिहास में समाज रूपी संगठन का निर्माण किया है। इस संगठन में हमें कार्य करने के लिए जहां एक सीमाओं के दायरे में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता व स्वच्छंदता प्राप्त है। साथ ही कुछ कार्यों को करना पूर्णतः निषेध भी है। समाज रूपी संगठन में व्यवस्था का निर्धारण किया गया है, जिसमें हमें एक निश्चित प्रकार से रहन सहन व व्यवहार करना पड़ता है। मानवीय समाज अपने मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं, मानकों, क्रियाओं को आने वाली संतति को हस्तांतरित करता हुआ स्वयं को जीवित रखा है। जिन समाजों में उनके सर्वग्राही समाज स्वीकृत मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं, मानकों एवं क्रियाओं के प्रति लोगों का सम्मान व निष्ठा की भावना होती है, उस समाज के मूल्यों की समृद्धता उतनी ही अधिक होती है। ये भी उल्लेखनीय है कि समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों में ज्ञान, कौशलों, आदर्श मूल्यों तथा व्यवहारों का प्रसार करने में सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है, जो कि उसके स्वयं के स्थायित्व एवं निरंतर विकास के लिए परम आवश्यक है। मूल्यपरक शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत व्यापक एवं नवीन अवधारणा आवश्यक हो, किंतु इसका अस्तित्व सदियों से रहा है। पारंपरिक रूप में धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा जैसी अवधारणा जो प्रचलित है, मूल्यपरक शिक्षा उससे भिन्न है। जहाँ तक मूल्यपरक शिक्षा का प्रश्न है, उससे तत्परक उस शिक्षा से है जिससे हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य एक माला के समान पिरोए हुए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों, आयामों, विषयों को मूल्यपरक बनाकर उनके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों को व्यक्तित्व में समाहित करने पर बल दिया जाता है। मूल्यों की इस प्रकार की विशेषताएं भी होती हैं। मूल्य के दो पहलू हैं। प्रथम विषय वस्तु और दूसरा तीव्रता। मूल्य कुछ अंश तक आंतरिक भाव होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। क्षेत्र विशेष के संदर्भ में मूल्य के महत्व के अंतर पाया जाता है। मूल्यों के यही प्रकार भी होते हैं। दृष्टिकोण के आधार पर सकारात्मक मूल्य जैसे अहिंसा, शांति, धैर्य आदि। नकारात्मक मूल्य जैसे हिंसा, अन्याय, कायरता आदि। उद्देश्य के आधार पर साध्य मूल्य वे सभी वस्तुएं या अवस्थाएं जो स्वयं में शुभ होती है। साधन मूल्य जो अपने आप में शुभ न होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ होता है। विषय क्षेत्र के आधार पर सामाजिक मूल्य जैसे अधिकार, कर्तव्य, न्याय आदि। मानव मूल्य जैसे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य आदि। नैतिक मूल्य जैसे न्याय, ईमानदारी आदि। आध्यात्मिक मूल्य जैसे शांति, प्रेम, अहिंसा आदि। भौतिक मूल्य जैसे भोजन, मकान, वस्त्र आदि। सौंदर्यात्मक मूल्य प्रकृति, कला एवं मानवीय जीवन के सौंदर्य। मनोवैज्ञानिक मूल्य जैसे प्रेम, दया आदि। कार्य क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, सेवा भाव आदि। न्यायिक मूल्य जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता आदि। व्यावसायिक मूल्य जैसे जवाबदेही, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा आदि।
मूल्य एवं अभिवृत्ति के बीच भी यही समानताएं नजर आती हैं। दोनों ही सीख जाते हैं, दोनों ही प्रयास स्थायी होते हैं, दोनों में ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करने की क्षमताएं होती हैं। मूल्य एवं अभिवृत्ति के बीच यही असमानताएं भी है। अभिवृत्ति प्रायः मूल्यों से ही उत्पन्न होती है। विशिष्ट परिस्थिति में अभिवृत्ति मूल्य को निर्धारित करती है। मूल्य तथा अभिवृत्ति परस्पर संबंधित हैं, इसलिए मूल्यों में परिवर्तन होने से अभिवृत्ति भी स्वतः बदलने लगती है। कभी कभी मूल्यों द्वारा अभिवृत्ति एवं व्यवहार का संबंध निर्धारित भी होता है। किसी विशेष मूल्य के कारण व्यक्ति का व्यवहार उसकी अभिवृत्ति से असंगत हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, मेरे इस संगोष्ठी में जिस विषय को मैंने चुना है ये महात्मा गांधी जी की सूक्तियों से संबंधित है, इसीलिए थोड़ा बहुत समय का अभाव है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत गांधी जी की ये सूक्तियों से संबंधित, मतलब जिन सूक्तियों में गांधी जी की तरफ से लिखी गई जिन सूक्तियों में मूल्यों से संबंधित ये सूक्तियाँ हैं, मतलब जिनमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसी को चुन लिया था मैंने और थोड़ा बहुत भाषातात्विक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का प्रयत्न किया था। सुनील जदखक जी ने जब मेरा परिचय करा रहे थे, उन्होंने कहा है कि आजकल मैं अपना डिलीट्स कर रहा हूँ, मेरे डिलीट्स का विषय है, उन्होंने सुनाया है अभी के भारतीय आर्य भाषाओं में संख्यावाचक भारतीय आर्य भाषाओं के संख्यावाचक शब्दों के उद्गम एवं विकास। इसीलिए मैंने इसी प्रकार की सूक्तियों को चुनने की कोशिश की जिस सूक्तियों में ये संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग हो तो थोड़ा बहुत इस रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। युग पुरुष, युग निर्माता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक थे। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान न केवल उस युग की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर विचार किया, वरना इस युग की हिंदुस्तानी जाति के गठन और उसके सांस्कृतिक परिवेश के युग पर भी राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है। उससे हिंदी और उर्दू भाषाओं को नए अर्थपता और युगानुरूप मूल्य प्राप्त हुआ। पीएचडी का है क्या? हिंदी को युगानुरूप प्रवृत्तियों से जोड़कर राष्ट्रभाषा को स्थान दिया है। वो बेहद सच्चे, खरे, ईमानदार और व्यवहारिक व्यक्ति थे जो अपने विचारों को जीवन में उतारकर और कसौटी पर परख कर उन पर अमल करवाते थे। आस्थ्यवादी गांधी जी जिस मात्र को प्रेम करते थे उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसीलिए उन्होंने, सबको पता है महात्मा कहा गया है। इस आलेख में गांधी जी की मुंह से निकली या लिखी गई ऐसी सूक्तियाँ, मैडम वो यहाँ का दिया हुआ किसी शौक ना आपका, ऐसी सूक्तियाँ चुन लिया है कि जिसमें मैंने कहा संख्या शब्दों का प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी जी की सूक्तियों अध्ययन किए जाने के बाद ये सुस्पष्ट हुआ है कि सूक्तियों के बीच संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग में बनी मानवीय मूल्यों से संबंधित सूक्तियों की संख्या काफी मात्रा में मिलती है। उदाहरण रूप, जैसे कि मैंने कहा, यह मूल्यों के बीच शिक्षा का भी महत्व बड़ा है, यानी उन्होंने लिखा है शिक्षा या माता पिता अनुशासन से संबंधित अपने सूक्तियों में इस प्रकार उन्होंने लिखा था। अनुशासन शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं और किसी भी व्यक्ति के प्रशिक्षण के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। यदि कोई मुझसे कहे, यानी गांधी जी कह रहे हैं, यदि कोई मुझसे कहे कि संसार की किसी एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को चुन लो तो मैं गीता को ही हाथ लगाऊंगा। देशभक्ति मनुष्य का पहला गुण है, इसके बिना वो संसार में सिर उठाकर नहीं चल सकता। प्रेम एक पक्षीय भी हो तो वहाँ सर्वांश में दुख नहीं हो सकता। प्रेम उभय पक्षीय शक्ति है, इसका एक पक्षीय प्रयोग नहीं होता। मतलब प्रेम से भी मानवीय मूल्य है जिनके बारे में अभी
मैंने बताने की कोशिश की। माता पिता की सेवा पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। संख्यावाचक शब्द इसमें भी प्रयोग किया जा रहा है। माता के समान पूजनीय निभूति संसार में दूसरी नहीं होती। संतान के लिए तो माता पिता ही प्रथम गुरु और सर्वथा पूज्य है। शिक्षा एक योग है। जिस शिक्षा का विद्या से त्रिविध आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है, वही वास्तविक शिक्षा या विद्या है। असल में शरीर जगत का एक छोटा सा नामोना है। स्वस्थ वही है जो बिना थकान के दिन भर का ही शारीरिक और मानसिक मेहनत कर सके। शरीर में अपना और दूसरे का भला किया जा सकता है, पर इसका दुरुपयोग करें तो ये अपने लिए भी बुराई का कारण बनता है और दूसरों का भी काम बिगाड़ता है। स्वस्थ केवल शारीरिक या मानसिक दुरुस्ती को नहीं कहते। जब तक दोनों का संतुलन ना हो, मनुष्य स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। शरीर और मन के बीच इतना घनिष्ठ संबंध है कि दो में से किसी को क्षति पहुंचे तो सारे शरीर को कष्ट सहन करना पड़ता है। इससे ये सिद्ध होता है शुद्ध चरित्र की स्वास्थ्य की कुंजी है, और हम कह सकते हैं कि इससे भिन्न विचार और बुरी वासनाएं तरह तरह की बीमारियां हैं। यदि तन और मन दोनों स्वस्थ हुए तभी मनुष्य स्वस्थ कहा जा सकता है। कोई भी गुण ऐसा नहीं है जिसका लक्ष्य एक ही व्यक्ति की भलाई हो या जिसे एक ही व्यक्ति की भलाई से संतोष हो जाए। बहुत ही उनकी तरफ से लिखी गई ये सूक्तियाँ हैं, जैसे कि ये मूल्य के अंदर सबसे पहले माता पिता की कदर करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ये भी कह सकते हैं महात्मा गांधी जी ने ये भी लिखा था, माता पिता कभी संतान का बुरा नहीं चाहते, इसलिए उनके इरादे कदर करनी चाहिए। माता के समान पूजनीय विभूति संसार में दूसरी नहीं होती। माता पिता का ऋण संतान जन्म भर भी नहीं चुका सकती। संतान के लिए तो माता पिता ही प्रथम और सर्वथा पूज्य है। मतलब जिन सूक्तियों को मैंने सुनाने की कोशिश की महात्मा गांधी जी की तरफ से लिखे गए, सभी में ये संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब हमारे विलिख विषय से संबंधित है। समय का अभाव है तो आगे थोड़ा बहुत छोड़ के निष्कर्ष सुनाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी की ओर से कही गई सूक्तियाँ विस्तारपूर्वक अध्ययन किए जाने के फलस्वरूप यही निष्कर्ष किया जा सकता है। सर्वप्रथम ये कहना आवश्यक है कि मानवीय मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। अच्छे मूल्यों वाले लोगों की बड़ी संख्या निश्चित रूप से प्रगति करेगी, और जहां लोगों में मूल्यों की कमी है उनकी तुलना में तेजी से विकास होगा। मूल्य हमें एक व्यक्तिगत स्तर पर पोषण करने में मदद करते हैं, और हम अपने चरित्र की ताकत से अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय मूल्य वे मानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्नता मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। वे मूल्य व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ रखते हैं और उन्हें व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। इन मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर पृष्ठभूमि होती है। इसीलिए प्रत्येक समाज के मूल्यों में हमें विभिन्नता भी मिलती है। इस आलेख में भारत के महान नेता महात्मा गांधी जी की ओर से कही गई संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग में बनी मानवीय मूल्यों से संबंधित सूक्तियों भी अध्ययन की गई है। ये सुस्पष्ट हुआ है कि तुरंत तथा क्रमसूच संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग में बनी सूक्तियाँ काफी मात्रा में मिलती हैं, और वे सूक्तियाँ अनुशासन, गीता, देशभक्ति, प्रेम, माता पिता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर आधारित है। महात्मा गांधी जी ने भारत के लगभग 40 वर्ष के नेतृत्व में जीवन के प्रयास सभी पहलुओं पर अपने विचार मौखिक एवं लिखित रूप में प्रकट किए। वे ऐसे युग पुरुष थे कि अपने ज़माने के सभी सवालों पर विचार कर उनका कोई ना कोई निष्कर्ष निकालते रहे। गांधी जी जो कुछ बोलते थे वो बहुत ही संक्षिप्त, सरगर्भित और स्पष्ट होने के कारण ऐसे सूक्तियों के रूप में परिणत हो जाता था जो हृदय को
सहज से छूती थी। यही कारण है कि उन्होंने जो कुछ कहा या लिखा है वो मंत्र के समान संक्षिप्त यानी प्रभावकारी सिद्ध होता है। अंत में ये उल्लेख करना भी अति आवश्यक समझता हूँ कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। हिंदी अत्यंत प्राचीन, उन्नत और श्रेष्ठ भाषा है। हमारी आकांक्षा ये है कि हिंदी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में भी शामिल हो और इसके लिए भारत की ओर से हो रहे अथक प्रयासों के साथ साथ उज़्बेकिस्तान में सक्रिय रूप में कार्यरत ताशकंद राजकीय प्राच्यविद्या संस्थान में हिंदी विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार कर रहे प्रति हिंदी प्रेमी हिंदी सेवा अध्यापक और अध्यापिकाएं अवश्य अपना योगदान देते रहेंगे। आप लोगों के ध्यान का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैष्णव जन ते तेने कहिए जो पीर पराई जाने हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, परिश्रम, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, स्वास्थ्य जैसे मानवीय मूल्यों को समाज को देने वाले महात्मा गांधी जी की सूक्तियों में मानवीय मूल्य इस विषय को लेकर आपका आज का जो आलेख था वह बड़ा ही अभ्यासपूर्ण और सूक्ष्म रूप में आपने हमारे सम्मुख रखा और मानवीय मूल्य जो महात्मा गांधी के उन्होंने सूक्तियों में बताए थे उससे अवगत कराया। हम ऊपर उनके मानवीय मूल्य जानते थे लेकिन इतने सूक्ष्म रूप से नहीं जानते थे। एक व्यक्ति विदेश की धरती से आता है जिसकी अपनी मातृभाषा उज़्बेकी है और वो हिंदी में बोलता है और हिंदी में शोधपूर्ण आलेख प्रस्तुत करता है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त करने के बाद एक सेशन यहाँ पर एक